हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल यानी कि दो चरों के रैखिक समीकरण क्लास 9th के लिए पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। दो चरों के रैखिक समीकरण को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं जो क्लास 8th में आपने पढ़ा है उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। आपने चर राशियाँ XYZ PQR आदि के रूप में पढ़ा है। अचर राशियाँ आपने पढ़ी, वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं, और चर और अचर राशियों के मेल से, उनके गुणन और योग से जो है जो बीजीय व्यंजक बने वो आपने पढ़े, जैसे 5x - 3y ax bz या -ay² आदि, या 3x² + 1, इस रूप में आपने बीजीय व्यंजक पढ़े। इसके अलावा आपने रैखिक बहुपद पढ़े, जहाँ पर एक चर आपके पास है और उस चर की जो अधिकतम घात है वो 1 है, तो उसको आपने रैखिक बहुपद के रूप में पढ़ा। और वे बीजीय व्यंजक जिनकी जो घात है वो धन पूर्णांक है, उनको आपने बहुपद के रूप में पढ़ा है। इसके अलावा आपने दो चरों के रूप में भी बहुपद को पढ़ा है, जैसे 4x + 2y = 5। यहाँ पर आपके x और y = 5, तो x और y यहाँ पर दो चर आपके हैं, जबकि 5x + 3y = 7 में x के रूप में एक चर है। तो इस प्रकार से आपने बहुपद, समीकरण और व्यंजक आदि को पढ़ा। थोड़ा सा हम समीकरण पर ध्यान देंगे। 5x + 3 = 18, ये एक समीकरण है। समीकरण किस प्रकार संतुलित होती है इसको देखते हैं। जैसे आपने दुकानदार को तराजू पर सामान तोलते हुए देखा होगा, एक तरफ वो वाट रखता है और दूसरी तरफ जो सामान आपने लेना है, चीनी, दाल आदि रखता है, और उसको संतुलित करने का प्रयास करता है तराजू को। जितना पलड़े में बाट होता है उतना ही वो वजन दूसरे पलड़े में रखता है, जिससे कि तराजू संतुलित हो जाता है। इक्वेशन के केस में भी ऐसा ही है, समीकरण के केस में भी ऐसा है। बायां पक्ष और दायां पक्ष हमेशा संतुलित रहते हैं। आपने देखा होगा कि यदि तराजू से कुछ मात्रा कम कर दी जाए तो जिस तरफ मात्रा कम होती है उसके अपोजिट साइड में तराजू झुक जाता है, अर्थात जहां वजन ज़्यादा होगा। अगर सपोज कीजिए आपने 2 किलो चीनी लेनी है, तो दुकानदार जो है तराजू के एक पलड़े में 2 किलो का बाट रखेगा और दूसरी तरफ जो है आपको 2 किलो चीनी तोल कर देगा। यदि 2 किलो चीनी तोलने के बाद वह आधा किलो का बाट निकाल दे तो पलड़ा 2 किलो चीनी की तरफ झुक जाएगा, और उसको संतुलित करने के लिए उसे फिर आधा किलो चीनी कम करनी पड़ेगी। अर्थात जितना वजन उसने बाएं पलड़े से कम किया, तराजू को संतुलित करने के लिए उतना ही वजन उसको दाहिने पलड़े से भी कम करना पड़ेगा। गणितीय रूप से भी देखें तो समीकरण बिल्कुल इसी प्रकार से हम समीकरण में भी जोड़, घटाना या गुणा कर सकते हैं। तो यदि हमें समीकरण को संतुलित में रखना है, संतुलन में रखना है, तो समीकरण के दोनों ओर यदि हम कुछ जोड़ें या कुछ घटाएं तो समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात समीकरण संतुलन में रहेगी। जैसे यहाँ पर 5x + 3 है, और यदि मैं यहाँ +1 कर दूं तो यहाँ भी मुझे +1 करना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि शून्य के अलावा किसी भी संख्या से हम दोनों पक्षों में गुणा कर दें या भाग दे दें, तब भी समीकरण संतुलन में रहेगी। यदि मैं 5x + 3 को 2 से गुणा कर दूं तो यहाँ भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 18 को, तो तब भी समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या यहाँ 2 से भाग दे दूं बाएं पक्ष में, तो दाहिने पक्ष में भी 2 से भाग दे दूंगा। तो जब बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष में हम समान संक्रियाएं कर रहे हैं तो रैखिक समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये हमने एक चर के रैखिक समीकरण के लिए देखा। अब हम दो चर के रैखिक समीकरणों की बात करते हैं। सपोज कीजिए
मैं यदि आपको एक उदाहरण दूं कि कुछ स्केल और कुछ चांदे मैंने ले लिए हैं और उनकी संख्या कुछ है। अभी मैं तीनों मैंने अननोन बताए हैं कि कुछ स्केल हमने ली, कुछ चांदे लिए और उनको जोड़ करके हमारे पास कुछ संख्याएं प्राप्त हुई। जब मैं एक स्केल और चांदों को जोड़ने की बात कर रहा हूं तो अगर देखा जाए तो स्केल और चांदे आपस में जुड़ नहीं सकते। यदि मैं कहूं कि 2 चांदे और 2 स्केल जोड़ दीजिए और कितने स्केल आपके पास हुए, तो आप कहेंगे कि स्केल तो 2 ही है ना, है ना। तो स्केल और चांदे आपस में जुड़ेंगे नहीं। 2 स्केल और 2 चांदे जुड़ करके 2 स्केल और 2 चांदे ही आप आंसर उसका बताएंगे। 2 स्केल और 2 चांदे जोड़ करके 4 स्केल या 4 चांदे नहीं कहेंगे। अब अगर मैं कुछ संख्या भी दे दूं, मान लो मैं कहूं कि आपने कुछ स्केल और कुछ चांदे हमने x और y के रूप में इस टाइम प्रदर्शित कर दिया इसको कि कुछ चांदे, क्योंकि निश्चित मान नहीं है तो हमने एक चर राशि x ले ली और कुछ चांदे कहा तो एक जो है चर राशि y ले ली। जोड़ करके 11 आइटम हमारे पास प्राप्त होते हैं, अर्थात 11 टोटल होता है। तो अब मैं यदि कहूं कि बताइए कितनी स्केल है और कितनी चांदे हैं, तो अब आप अनुमान विधि का प्रयोग कर सकते हैं और अनुमान लगाने को यदि मैं कहूं तो आप कहेंगे हो सकता है कि 1 स्केल हो 10 चांदे हो, या 5 स्केल हो 6 चांदे हो, या 2 स्केल हो तो 9 चांदे हो, क्योंकि अब आपके पास टोटल 11 आइटम है। तो एक के सापेक्ष आप दूसरे का अनुमान लगा रहे हैं। तो इस प्रकार हम 2 चरों को यदि x और y के रूप में ले रहे हैं और समता का चिन्ह इक्वल करके हम कुछ मान लिख रहे हैं, अर्थात उसकी एक समीकरण बना रहे हैं, तो उसको हम रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं और फिर उस समीकरण के आधार पर हम उन दोनों चरों के मानों का अनुमान लगाते हैं या अन्य विधियों से हल ज्ञात करते हैं। अब देखिए 2 चरों के रैखिक समीकरण को किस प्रकार हमने व्यक्त करना है। यहाँ पर कुछ समीकरण दी हुई है। 2s + 3t = 3, p - 6q = 1 और 3m + 1.5n = 2/3। तो इस प्रकार ये कुछ समीकरण दी है जिनमें देखिए आप s, t, p, q, m, n ये चर हैं और प्रत्येक समीकरण में 2-2 चर हैं। यदि हम दाहिनी ओर की जो संख्याएं हैं राइट हैंड साइड उनको बाईं ओर ले आए, जैसे यहाँ पर =3 है, यहाँ =1 है, यहाँ =2/3 है। इसको अगर हम बाईं ओर ले आए तो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये -3 हो गया और =0, ये 1 बाईं ओर गया तो -1 = 0, इसी प्रकार ये -2/3 = 0 हो गया। इस प्रकार जब हम किसी रैखिक समीकरण को ax + by + c = 0 के रूप में लिखते हैं, जहां a और b और c जो है वास्तविक संख्याएं हैं, इसके अलावा a और b शून्य नहीं होंगे। यदि किसी 2 चरों के रैखिक समीकरण में a अर्थात पहले चर का गुणांक और b अर्थात दूसरे चर का गुणांक, यदि दोनों 0 हो जाते हैं या दोनों में से एक भी 0 हो जाता है तो फिर वो 2 चर का रैखिक समीकरण नहीं रह जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने पर वो पूरा पद शून्य हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है a और b शून्य नहीं हो। तो ये 2 चरों के रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करने का मानक रूप हो गया हमारे पास ax + by + c = 0। अब हम इन रैखिक समीकरणों को किस प्रकार से उसके गुणांकों की तुलना करेंगे और किस प्रकार से हम किसी समीकरण को लिखेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखना है हमने। तो देखिए, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। अभी हमें न नोटबुक की कीमत पता है न कलम की कीमत पता है,
निश्चित नहीं है दोनों मान। तो मान लीजिए कि नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत y है। तो इसका अर्थ ये हो गया, प्रश्न के अनुसार देखिए कि एक नोटबुक की कीमत बराबर है कलम की कीमत की दुगनी। तो इसको अगर हम समीकरण के रूप में लिखें तो हमने कहा नोटबुक की कीमत x है, कलम की कीमत y है, और जो x अर्थात नोटबुक की कीमत है वो y की दुगनी है, कलम की दुगनी है, तो 2y। और इसको अगर हम पक्षांतर करके बाईं ओर ले आए तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए हमने मानक रूप कहा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ax अर्थात x का जो गुणांक है, तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक 1 है, by अर्थात y का गुणांक 2 है, और प्लस c पद यहाँ पर है नहीं अर्थात c का मान 0 है। तो ax प्लस by प्लस c से तुलना करेंगे हम तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू 0 होगा। इस प्रकार a, b और c के मान हमने निकाले और इस कथन को हमने ax प्लस by प्लस c अर्थात दो चरों के रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कर दिया है।